तो आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सुपर एमएस 91 पे आपका स्वागत है। सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी में संघ की कार्यपालिका से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो ये समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं आंसर हमारा क्या सही होगा। लिखा है लघुकरण, परिहार या विराम या प्रविलंबन। ठीक है, तो जो हमारा आंसर सही होगा, पहले इसको एक बार क्वेश्चन को और देखिए ध्यान से। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकता है? वह कौन सी सजा है? वह है लघुकरण। किसके तहत? लघुकरण के तहत हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा अ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब आज के अपने दूसरे प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह दूसरा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा उसके कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा ऐसा पद है जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन संसद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का उसे अधिकार है? देखिए, भारत का महान्यायवादी होता है या महाधिवक्ता होता है या भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है या निर्वाचन आयोग होता है? तो आप लोग जानते होंगे तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दें। यहाँ पे जो आंसर सही होगा दोस्तों, भारत का महान्यायवादी को उसे संसद में बोलने का अधिकार है, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यह संसद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? मतलब जो केंद्रीय मंत्री होता है अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? क्या वह भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पे या भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा पे या संसद की इच्छा पे या सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पे? दोस्तों देखिए, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, आपको पता है किसके पद पर इनकी किसकी इच्छा के अनुसार ये वहां पे बैठे रहते हैं? यह होते हैं भारत के राष्ट्रपति के। ठीक है, ये नाम मात्र का होता है भारत का राष्ट्रपति जिसके इच्छा अनुसार, लेकिन ज्यादातर इसमें भागीदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पर। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है। देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री हैं तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है क्या है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास मत या लोकसभा का विश्वास मत या लोगों का समर्थन। तो देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बने रहेंगे? जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास मत है। लोकसभा का विश्वास मत अगर रहेगा तो प्रधानमंत्री अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा उसके निपटारे का सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है? क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत आता है या सलाहकारी अधिकार के अंतर्गत आता है या बहुमुखी अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसमें आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। हमारा आंसर सही होगा अ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अपना अगला। सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? जो संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी होते हैं उन्हें नियुक्ति और सेवा से मुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री या भारत का गृह मंत्री या भारत का वित्त मंत्री? तो ये जो नियुक्ति और
सेवा मुक्ति जो कार्य करता है वह भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसे याद रखिएगा, ज्यादातर लोग इसे भूल जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति ही राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा से मुक्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? क्या भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है, या भारत का प्रधानमंत्री, या संसद, या लोकसभा? तो कौन हटा सकता है? ये जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? जो केंद्रीय सरकार है उसके सिविल अधिकारियों में सबसे ऊपर कौन है? महान्यायवादी हैं, या कैबिनेट सचिव हैं, या गृह सचिव हैं, या प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है? तो कौन इसमें सर्वोच्च है? कौन सा पद सर्वोच्च है? यह है कैबिनेट सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव सबसे उच्च पद है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री, या सॉलिसिटर जनरल? तो कौन होता है प्रथम विधि अधिकारी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा महान्यायवादी। क्या होगा सही? महान्यायवादी। इसे गांठ बांध लीजिए दोस्तों और इसे दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितने वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? यहाँ ऑप्शन में दिया है 18 वर्ष का, या 21 वर्ष का, या 25 वर्ष का, या 35 वर्ष का। तो भारत के प्रधानमंत्री को बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष की। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष की? 35 वर्ष के लिए। ठीक है, और मतदाता सूची में आने के लिए कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। मतलब 18 वर्ष का बालक हो जाएगा तो वह वोट दे सकता है। 25 वर्ष का व्यक्ति हो जाएगा तो वो प्रधानमंत्री का चुनाव या पद धारण कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद 35 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आज का अगला प्रश्न है, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? गैर राजनीतिक व्यक्ति, क्या जाकिर हुसैन जी, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, जो तो राजनीतिक नहीं था फिर भी उसे राष्ट्रपति बनाया गया? तो वह है, आप सभी जानते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 5 लाख, 1 लाख, 75,000 या 50,000? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 5 लाख। ठीक है, आंसर हमारा सही होगा अ। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या भारत के अटॉर्नी जनरल? निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? आप सभी जानते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संसद में किसी सलाह परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है? ठीक है, किसी भी सलाह, किसी भी परामर्श के लिए आमंत्रित किया जा सकता है किस व्यक्ति को संसद में? महान्यायवादी को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, या भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को? किसको आमंत्रित किया जाता है सलाह और परामर्श के लिए? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के
वादी जी को आमंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। लिखा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा, एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा, द्वितीय मतदान प्रक्रिया द्वारा, उपरोक्त सभी। क्या सभी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है या कैसे होता है? ये राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, जनता द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है, जो सांसद नियुक्त होते हैं। यहाँ पे एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा बहुत सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, योजना आयोग के बदले नीति आयोग आ गया है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कह लें या योजना आयोग का अध्यक्ष कह लें, कौन होता है? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है, निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, भारत का प्रथम नागरिक तो आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन यह पूछा है भारत का द्वितीय नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए थे कौन से व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस राधाकृष्णन, या नीलम संजीव रेड्डी, या शंकर दयाल शर्मा? तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी। कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायु सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। यहाँ पे जो आएगा आंसर वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आप सभी जानते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, क्या उपराष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश? देखिए, ये तीनों जो पद हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा आंसर कौन सा सही होगा? चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाँ दोस्तों, देखिए, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, विधि मंत्री, या भारत का प्रधानमंत्री? अभी आपको जस्ट इससे पहले हमने बताया था कौन नियुक्त करता है। ये नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है कि लिखा है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सबको शायद पता भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या जवाहरलाल नेहरू, या गुलजारी लाल नंदा? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आंसर हमारा असही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। उपराष्ट्रपति होता है
क्या लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए लिखा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या निश्चित समय? अनिश्चित समय। कितना समय दिया गया है? वो दिया गया है 6 माह। कितने माह के अंतर्गत अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को दिया गया है? 6 माह के अंदर। ठीक है, आंसर हमारा ब सही होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, या भारत का मुख्य न्यायाधीश को देगा? तो दोस्तों देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कहता है दोस्तों कि देखिए लिखा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है? सभी राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। आंसर हमारा सी सही होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या कैबिनेट सचिव होता है, या वित्तीय सचिव होता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, देखिए किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक मित्र दार्शनिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? ठीक है, यहाँ लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, वित्तीय मंत्रालय, या सार्वजनिक उपक्रम समिति? तो आप जानते हैं यहाँ पे आंसर सही होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति आंसर असही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, तो यह त्याग पत्र निम्न में से माना जाएगा? कैसा त्याग पत्र माना जाएगा? केवल प्रधानमंत्री का होगा त्याग पत्र, या कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का, या मंत्रिपरिषद का होगा, या प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभापति का? तो यहाँ पे दोस्तों समझने की बात है, ये आपको बस क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इधर से उधर कर दिया है कि जो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाता है कि मंत्रिपरिषद विघटित हो गई है, या मंत्रिपरिषद ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया है। ठीक है, आंसर हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले है, निम्नलिखित में से वह कौन है? देखिए ध्यान, संसदीय लोकतंत्र में ऐसे वाक्य का जिक्र है कि वह सभी में सबसे पहले है। वह सभी में सबसे पहले है, ये कौन है? किसके लिए जिक्र किया गया है लोकतंत्र में? प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। यह आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है दोस्तों कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं
तो इसका आंसर जरूर देंगे। लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, क्या ये सही है? कमेंट में लिखिए हाँ। ठीक है, पहला। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। उसके बाद जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन कहता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य उस व्यक्ति द्वारा निर्वाह किए जाते हैं। कर्तव्य की बात नहीं है, यहाँ पे आंसर हमारा द होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? द, जो सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सेना के प्रमुख या लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, या लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंदर इनमें से कौन नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आंसर क्या सही होगा? द। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्या है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति कितने वर्ष पे सेवानिवृत्त होता है? इसकी दोस्तों देखिए, क्या 70 वर्ष पे या 75 वर्ष पे या 80 वर्ष पे, या कोई सीमा नहीं है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एकल स्थानांतरी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ठीक है, कितने तरीके से प्राथमिकता को बताता है? क्या 2 विकल्प हैं, या केवल 1 विकल्प है, या कुल सदस्यों में से एक है, या सभी के लिए मतदान है? तो मतलब ये कह रहा है कि एकल स्थानांतरी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। कैसे बताता है ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सभी के लिए मतदान, किसके लिए मतदान खुल जाती है? सभी जितने भी होते हैं उस सभी के लिए मतदान खुल जाती है। आंसर द सही होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ठीक है, तो संघ सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार, न तो संघ नहीं तो राज्य सरकार। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा दोस्तों, संघ और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार। आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आंसर ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए अनुच्छेद 75(3). ठीक है, तो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति या संसद या लोकसभा या राज्यसभा। तो आप सभी जानते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। ठीक है, किसके? लोकसभा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति, या कैबिनेट सचिव, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न लिखा है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए हैं? भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए हैं? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। देखिए एस राधाकृष्णन, ठीक है, बीवी गिरी, या बीडी जती, या एम हिदायतुल्लाह। देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप सभी जानते हैं एस राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है,
आपको पता है दो बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है क्या 3 माह के लिए, या 6 माह के लिए, या 9 माह के लिए, या अनिश्चित काल तक। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश लागू रह सकता है वह रह सकता है 6 माह। कितने माह तक? 6 माह तक उसके अंदर ही अपना कानून बना लेना चाहिए, संसद में बैठक करके अपनी कानून बना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आय पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने आय होनी चाहिए? 25 या 30 या 35 या 18? आपको हमने बताया था 18 वर्ष का बालक मतदान कर सकता है। ठीक है, मतदान कर सकता है। 35 में राष्ट्रपति, ठीक है, 35 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और 30 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और 25 वर्ष में लोकसभा के सदस्य। मतलब राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 30 वर्ष के रहते हैं तब राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं वो 25 वर्ष पूरा होने के बाद ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 100। क्या होगा दोस्तों? 100 होगा, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र में ही व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का अगला प्रश्न क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है 3 माह तक, या 6 माह तक, 1 साल तक, या 2 साल तक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक उस पद पे बना रहेगा, और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 6 वर्ष तक होती है, 65 वर्ष तक होती है, या 6 या 65 वर्ष जो पहले पूर्ण हो, या 64 वर्ष? ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सभी जानते हैं या तो उसका 6 वर्ष पूरा हो, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का 45वां प्रश्न लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 और 75 में संदर्भित, मतलब 44 अनुच्छेद 74 और 75 में किसकी बात की जा रही है? तो देखिए दोस्तों, 74-75 में मंत्रिपरिषद की बात की जाती है, या लोकसभा अध्यक्ष, या भारत का प्रधानमंत्री, या कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पे 74 और 75 में जो जिक्र होती है वो मंत्रिपरिषद की होती है। किसकी होती है दोस्तों? मंत्री परिषद की होती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जो हमारा कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? ठीक है, क्या चुनाव के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, चयन के द्वारा? तो जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, यह है नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्ति होती है। ठीक है, उनकी नियुक्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, आज का देखिए अपना अगला प्रश्न लिखा है, किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। किसके अंतर्गत निहित है? आप सभी जानते हैं ये राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, क्या रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, तीनों सेवाओं का वरिष्ठ होता है, या राष्ट्रपति होता है? तो देखिए, तीनों सेवाओं का जो यहाँ लिखा है, देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? रक्षा बलों का, तो यहाँ पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति।
चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न जो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। यूएसए से, कहाँ से ली गई है? यूएसए से या यूके से या यूएसएसआर से या फ्रांस से। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो अपनाई गई है वो ली गई है यूएसए से। ठीक है, कहाँ से ली गई है? यूएसए से। आंसर हमारा असही होगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग अपने आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। सॉरी, ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? क्या 1 माह तक या 6 माह तक या 12 माह तक या अनंत काल तक? तो यहाँ पे जानिएगा कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंत काल तक रोक सकता है। तो आंसर कौन सा सही होगा? हमारा द। ठीक है, आंसर क्या होगा? द। चलिए दोस्तों, ये आज का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इससे लाभान्वित हो। दोस्तों देखिए, आप कमेंट में आंसर जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप जवाब दीजिए। जवाब देने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर है। ठीक है, आगामी बस 1 या 40 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के लिए, तो आप भरपूर मन से तन से अपनी तैयारी कीजिए। अभी आपके सामने एक वीडियो जा रही है, आने वाले समय में काफी वीडियो आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।